जय हिंद साथियों, हम लोग पॉलिटेक्निक आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण 100 पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 90 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज 91 से 100 पूरा कर देंगे। इसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाके आप इसे कंप्लीट देख लीजिएगा। 1 से लेकर 100 तक निश्चय ही लाभकारी होगा। आइए आज 91 नंबर से चलते हैं। 91, पानी में उत्पादित ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 480 cm है। यदि ध्वनि का वेग पानी में 1440 मीटर पर सेकंड तथा वायु में 330 मीटर पर सेकंड हो, तो एक व्यक्ति जो वायु में ध्वनि को सुन रहा है, तो वायु में ध्वनि की तरंग दैर्घ्य सेमी में बताना है। सेंटीमीटर में यहाँ भी दिया है, सेंटीमीटर में वहाँ, तो टेंशन नहीं है। तो आपको पता होगा जो 91 नंबर क्वेश्चन है, देखिए अब इसी तरह से लगाते हैं क्वेश्चन। अब ऐसा कुछ लोग तो ऐसा करेंगे कि सर पानी में तरंग दैर्घ्य दिया है, पानी में चाल दिया है, वेग दिया है, पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो। यही गलती करोगे। फ्रीक्वेंसी क्या जरूरत है निकालने की? जब चीजें कांस्टेंट है तो उसे उड़ा दिया करो, कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं। अभी देखेंगे यहां भी वही करेंगे, तो समझिए बात को। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां भी कांस्टेंट कुछ होगा, इसे उड़ा देंगे। तो आपको डायरेक्ट हम फार्मूला समझाएंगे कि बिना प्रोसेस बढ़ाए कैसे आप एग्जाम में हल करते हैं। ये कंपटीशन है, ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, आप जानते हैं V बराबर एन लेमडा, प्राचीन काल का सूत्र है। V चाल है, वेग है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है n, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड फ्रीक्वेंसी, लेमडा तरंग दैर्घ्य, या इसे न्यू लेमडा या एफ लेमडा भी कुछ लोग कहते हैं। तो V बराबर एन लेमडा, जहाँ चाल आवृत्ति तरंग दैर्घ्य है। लेकिन आपको पता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए ध्वनि तो क्या कांस्टेंट होता है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। तो चाहे पानी हो या हवा हो या किसी और माध्यम में जाए, तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी। जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी तो जहाँ n क्या होता है, सदैव कांस्टेंट होता है। जब एक से दूसरे में जाता है तो कांस्टेंट होता है। जब n कांस्टेंट होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं। आपको समझा रहे हैं, डायरेक्ट आपको फार्मूला बना लेना है। तो हमको क्या निकालना है? तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो इसे खोल दो, V1/V2 बराबर लेमडा 1/लेमडा 2, डायरेक्ट फार्मूला। अब आपको जो ऊपर इतना बवाल किए हुए नहीं करना है, आपको डायरेक्ट दिमाग में सोच लेना है कि n कांस्टेंट है, तो फार्मूला A बन जाएगा सीधा, और इसी में रख दो, आंसर हो जाएगा। देख लो, V1 किसी को मान लो तरंग दैर्घ्य पानी में दिया है 480 सेमी और ध्वनि का वेग पानी में 400 इतना। तो चलिए A अगर V1 हो गया तो लेमडा 1 हो गया, और फिर ये V2 हो गया, तो तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है लेमडा 2, है ना, वायु में पूछ रहा है, कुछ भी मान लो आपका मन। V1 क्या है पानी में, तो 1440 V2 क्या है हवा में 330 बराबर लेमडा 1 पानी में कितना है 480 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, आंसर भी सेंटीमीटर में चाहिए, तो क्यों बदलोगे? लेमडा 2 पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुरंत हल कर लो। लेमडा 2 इधर जाएगा, ये इधर जाएंगे, कटा लो। लेमडा 2 बराबर 480 मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 330 अपान 1440, कटा लो। 12 से कटा जाएगा, देखो 12 बरहियों में 144, 12 बरहियों में 144, ये 12 चौक 48, सही है कि नहीं? देख लो। और 40 तियाँ 120 और 3 से कटा दो 110, आ जाएगा कि नहीं? लेमडा 2 बराबर क्या आ जाएगा 110, लेमडा 2 बराबर 110 सेंटीमीटर। समझ में आया? कोई दिक्कत? सॉल्व कर लो, एक लाइन में आ गया। आपको बस डायरेक्ट करना है, n को नहीं ध्यान देना है। ओके, ठीक, आगे चलें। एक प्रकाश किरण वायु से होकर द्रव से गुजरती है तो 15 अंश विचलित हो जाती है। यदि आपतन कोण 60 अंश हो तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे पहली बात, वायु से जल में जा रही है, वायु से द्रव में जा रही है। विरल से सघन की सघन से विरल, ध्यान देना। विचलन कोण 15 अंश दिया है, तो आपको विचलन कोण का पहले फार्मूला तो बता दें। ये है विचलन कोण, क्या है? एंगल ऑफ डिविएशन, विचलन कोण, ध्यान दीजिएगा। विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। अपवर्तन में क्या होता है? अगर किरण विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन, तो यही डेल्टा बराबर होता है I-R। और अगर सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल, तब होता है डेल्टा बराबर R-I। ये बात ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब डेल्टा IR का डिफरेंस होता है। विरल से सघन में जाएगा तो विरल में आपतन, विरल में अगर विरल से सघन में जाएगा डेल्टा बराबर I-R, और सघन से विरल में जाएगा डेल्टा बराबर R-I। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात समझिए, वायु दुनिया का सबसे विरल माध्यम है, तो वायु से कहीं जाएगा तो विरल से सघन हो गया, तो यहाँ डेल्टा बराबर I माइनस आर लगेगा। ठीक, इसे हटाया जाए, चलो नीचे ही लगा देते हैं। अब क्वेश्चन हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 अंश विचलन कोण है, डेल्टा बराबर 15 डिग्री। क्या क्या दिया है देख लो, आपतन कोण दिया है 60 अंश, विरल से सघन में जा रही है, और पूछ रहा है कि द्रव का अपवर्तनांक पूछ रहा है। ठीक है, 1n2 पूछ रहा है, द्रव का ANL पूछ रहा है। तो पहले तो R बताओ तब ना स्नेल का नियम लगाओगे। R कैसे निकलेगा, डेल्टा बराबर I माइनस आर, क्यों, विरल से सघन में है, विरल से सघन में जा रहा है, तो डेल्टा 15 अंश, I का मान 60 अंश माइनस आर, R बराबर क्या हो जाएगा 45 अंश। R बराबर क्या आ गया 45 अंश आ गया सर। जब R 45 अंश आ गया तो साइन I अपान साइन R बराबर 1n2। 1n2 मतलब क्या, हवा से, हवा पहला माध्यम, द्रव दूसरा माध्यम, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। ठीक है, तो I का मान साइन I क्या है 60 अंश अपान साइन R साइन 45 अंश बराबर 1n2। साइन 60 और 45 का मान रख दो आंसर। 60 और 45 का मान क्या रखोगे, यहीं कहीं रख दें। 60 का मान √3/2 अपान 45 का मान 1/√2 बराबर 1n2। इसे सॉल्व कर लो। ये भाई साहब कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल √3/2 आ जाएगा। इसे हल करके यहाँ दिखाएं ऊपर कहीं, इसे देखो 1n2 बराबर √3/2 इंटू √2/1 हो जाएगा। √2 से यहाँ परमीकरण करो इसका, √2 इंटू √2 एक कट जाएगा तो √3/2 हो जाएगा, ओवरऑल √3/2 आ जाएगा। ठीक है, देख लो कहीं है, ओवरऑल √3/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ लो, आराम से समझ गए होंगे, इसे बना लो। फिर आते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है एक विद्युत उपकरण का निर्धारण 880 वाट 220 वोल्ट है, जब इसे 110 वोल्ट विद्युत प्रदाय से जोड़ा जाता है तो शक्ति क्या व्यय होगा। क्या शक्ति होगा वही बता रहा है। ध्यान से समझो तो एक फार्मूला आप जानते हैं, P बराबर V²/R। कुल मिला के अगर आपको हम P का फार्मूला बताएं, P बराबर VI जानते हो, I² R जानते हो, V²/R जानते हो। इतना फार्मूला वाट में, वाट लगा दो, ये पावर का फार्मूला आप पढ़े होंगे, वाट। ठीक, सब वाट में रहेगा। तो अपने को वोल्टेज दिया है, पावर दिया है, V दिया है, P दिया है, इसका मतलब यहाँ से कौन सा V और P देगा, इसका मतलब P दिया है, V दिया है, तो अपने को R आ जाएगा। R कांस्टेंट होगा ना, किसी भी उपकरण का, मान लो बल्ब है तो इसका R जो भी फिलामेंट का है तो ये तो कांस्टेंट होगा, ये बदलेगा नहीं, बदलेगा, जो रेजिस्टेंस लगाया हो वही रेजिस्टेंस रहेगा। अच्छा, तो जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको क्यों लिखना, अभी यही तो सिखा रहे थे। ये कांस्टेंट है, उड़ा दो, तो R क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि उपकरण का वोल्टेज चेंज करने से R तो चेंज नहीं हो जाएगा। वोल्टेज आप चेंज कर रहे हैं तो R कैसे चेंज हो जाएगा, वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, पावर देख रहे हैं, तो R कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल टू V²। अब गेम यहाँ से फार्मूला बना लो, P1/P2 बराबर V1/V2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बनाना अगर आपको आ गया तो आप जल्दी से लगा सकते हैं सवाल। वैल्यू रख दो आंसर। P1 क्या है 880 वाट, 880 वाट अपान P2 पूछ रहा है, V1 क्या है 220 वोल्ट पर है, 220 वोल्ट, और पूछ कितने पर है 110 वोल्ट पे, इसका मतलब V2 बराबर 110 वोल्ट और उसका स्क्वायर 110 दूना 2 का स्क्वायर 4, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 बराबर 880/4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इतना वाट। आशा करता हूँ समझ में आ गया, 220 वाट। ये देखो 94 क्वेश्चन कर रहा है 50 ग्राम ठोस पदार्थ को 5 कैलोरी पर सेकंड की दर से ऊष्मा प्रदान की जाती है, प्रति मिनट तापमान 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या है। मास दिया है, किसी पदार्थ का मास दिया है 50 ग्राम है, कोई बात नहीं, जितना दिया लिख लो, 50 ग्राम है। इसको ऊष्मा दी जाती है 5 कैलोरी 1 सेकेंड में, 5 कैलोरी 1 सेकेंड में दी जाती है ऊष्मा। ठीक है, ठीक है, ऊष्मा प्रदान की जाती है, तथा प्रति मिनट तापमान 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 1 मिनट में 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, मतलब डेल्टा टी बराबर 11 डिग्री सेल्सियस 1 मिनट में। 1 सेकेंड में 5 कैलोरी देते हैं, तो 1 मिनट में दी गई ऊष्मा क्या होगा, दी गई ऊष्मा, कुल ऊष्मा
कुल ऊष्मा Q बराबर, सोच कर देखो 1 सेकंड में 5 कैलोरी, तो 1 मिनट प्रति मिनट तो 60 सेकंड, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में 5 कैलोरी, तो 60 सेकंड में 6 पंजे 30, 300 कैलोरी आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। कुल ऊष्मा तो इतना ही देगा ना, 1 मिनट में 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, 5 कैलोरी 1 सेकंड देते हैं, तो 1 मिनट में कितना कैलोरी देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 सेकंड में 5 कैलोरी, तो 6 पंचे 30, 300 कैलोरी आएगा। सीधी सी बात। हाँ, 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पूछा है, यस आपसे पूछा है। Q बराबर mS डेल्टा T होता है। Q का वैल्यू 300 कैलोरी, m का वैल्यू दिया है 50 ग्राम, यस का वैल्यू पूछेंगे, बाकी 11, यस का वैल्यू निकाल लो, 300/50 गुणे 11। चलो कटा दो, 5 छक 30, 6/11 आ गया। ठीक, 0 जैसे 5 छक 30, 6/11 आ गया। कटा लो, 11 पचे 55, 5 बचा 11 चौक 44, 6 बचा 11 पचे 55। फिर वही कहानी शुरू होगी, 0.545। देखो कहीं है, ये है, पहला ही है, इतना ग्राम कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होगा, मात्रक ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो बना लो। 95 नंबर क्या कर रहा है, एक झील के पानी की सतह पर बर्फ जमने जा रहा है, तो इस क्षण पेंदे के बॉटम मतलब सरफेस, ये कह रहा है ये कहना चाहता है कि ये है बॉटम पेंदे जो कह रहा है, और ये है सरफेस सतह। यहाँ पर क्या हो रहा है, बर्फ जमने जा रहा है, ये बर्फ जमने जा रहा है, तो कह रहा है यहाँ पर क्या ताप होगा, यहाँ पर ताप 4 डिग्री सेल्सियस होगा। हमने बताया था जल का सामान्य प्रसार कि अंदर यहाँ का ताप क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि यहाँ वो बर्फ बन रहा हो। ठीक, तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये देख लो, 4 डिग्री सेल्सियस होगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या कहानी होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, जल का घनत्व मैक्सिमम होता है। ठीक है, आयतन मिनिमम होगा, आयतन मिनिमम होता है। ठीक, और घनत्व होता कितना है सर, 1 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है, 1 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है। कितना समझ में आ गया। अच्छा ठीक, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 96 50 ग्राम जल तुल्यांक वाले उष्मामापी में 40 डिग्री पर 150 ग्राम जल भरा है, विकिरण द्वारा 0.8 किलो कैलोरी उष्मा निकल जाने पर जल का ताप क्या होगा। मतलब उष्मा बाहर जा रही है, जब उष्मा बाहर जाएगी ताप वृद्धि होगा कमी। जब हम गर्म करते हैं तो ताप बढ़ता है, लेकिन किसी वस्तु से जब उष्मा बाहर निकलती है तो ठंडी होगी, तो ताप में कमी आएगा। तो डेल्टा टी क्या होता था, ताप में वृद्धि भी होता है, ताप में कमी भी होता है। तो चलिए देखते हैं क्या 50 ग्राम जल तुल्यांक वाले उष्मामापी में मास, ये किया W दे दिया, जल तुल्यांक दे दिया। ठीक, तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था जल तुल्यांक में, m + W कर सकते हैं डायरेक्ट, यस डेल्टा टी, जो मास दिया हो उसी में आप जल तुल्यांक को जोड़ सकते हैं। यदि नहीं ऐसा करना है तो इसे आप C मान के लगा लो, डायरेक्ट उष्माधारिता मान के लगा लो, तो C × डेल्टा टी करोगे, फिर डेल्टा टी कॉमन करोगे तो m + C वही हो जाएगा, तब भी आ जाएगा m + W। क्यों, 0.8 किलो कैलोरी, कैलोरी में बदलो, 1000 गुणा करोगे तो 1000 गुणा करोगे तो 800 आ जाएगा। 0.8 किलो कैलोरी, 1000 गुणा करो 800 कैलोरी, बाहर निकल रहा है तो ताप में कमी आएगा, वृद्धि कमी आएगा। m कितना है 150, जल का द्रव्यमान, W कितना है जल तुल्यांक 50 ग्राम, पानी का यह 1 होता है, पता ही है, डेल्टा टी कमी है, ताप में कमी, क्योंकि उष्मा बाहर जा रही है, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा 800/200 बराबर 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ उष्मा बाहर जा रही है इसलिए कमी होगी। जब हम गर्म करते हैं तो वृद्धि होती है। शुरू में कितना था ये 40 डिग्री, 4 डिग्री की कमी कर दिए, तो अब ताप कितना होगा, अब ताप कितना होगा 40 डिग्री माइनस डेल्टा टी, तो 40 डिग्री माइनस 4 डिग्री बराबर 36 डिग्री। ठीक है ये देखो, कोई दिक्कत नहीं, बना लो। करा निम्नलिखित में से किस रंग के लिए क्रांति कोण सर्वाधिक होगा, बैगनी, लाल, पीला, हरा। क्रांति कोण आपको हम टेबल बताए थे, याद होगा तो, विबग्योर ये होते हैं 7 रंग ना। सबसे अधिक क्रांति कोण रेड का होता है और सबसे कम बैगनी का। अगर क्रम देखना है तो CR मतलब रेड का सबसे अधिक क्रांति कोण, फिर किसका CO, फिर किसका
CY, फिर किसका CG, फिर किसका CB, फिर किसका CI, फिर किसका CV। हो गया साथ, देख लो 4 3 7। सबसे अधिक क्रांति कोण किसका है? ये है क्रम। सबसे अधिक लाल का क्रांति कोण और सबसे कम बैगनी का, C माने क्रांति कोण। ठीक है, 7 रंगों में। तो किसी का भी पूछे आप बता सकते हैं। इस तरह से हमने चाल भी बताया है, तरंगदैर्घ्य भी बताया है, क्रांति कोण भी बताया है, विचलन कोण भी। जाके आप प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण टॉपिक होगा, उसमें आप समझिए, टेबल बना के अच्छे ढंग से हम समझा दिए हैं। कभी जीवन में गलत नहीं होगा, ये क्वेश्चन आता भी है। ठीक, तो कौन सा सर्वाधिक किसके लिए क्रांति कोण? लाल के लिए, लाल के लिए सबसे अधिक। ठीक, CR सबसे अधिक। 98 नंबर क्या रहेगा? R1 था R2 में बहने वाली विद्युत धाराओं का अनुपात क्या होगा? ये देखो सर्किट दिया है, एक परिपथ दिया है, 30 वोल्ट दिया है, 4 ओम दिया है, दुनियादारी R1 R2 दिया है। अब इससे क्या निकालोगे? करंट कैसे निकलेगा बताओ? जब इसका रेजिस्टेंस पता ही नहीं है तो आप इसे जोड़ नहीं पाओगे और टोटल कैसे करंट निकाल पाओगे? बवाल। तो सर कैसे अनुपात निकलेगा? कुछ करना ही नहीं यार। ये बताओ, श्रेणी में है कि समांतर में? श्रेणी में है, और श्रेणी में धारा क्या होता है? समान होता है। श्रेणी में धारा समान होता है भाई। अगर I यहाँ जा रहा है तो यही I यहाँ भी होगा, R1 में भी I जाएगा, R2 में भी I जाएगा। काम खत्म यार। रेजिस्टेंस दोनों का धाराओं का अनुपात पूछा है। जो R1 में जाएगा वो I1 होगा, I1 बराबर भी I होगा, I2 बराबर भी I होगा। तो I1 अपान I2 बराबर वो I1 I अपान I बराबर एक संबंधी एक ही होगा। कुछ पूछा ही नहीं था, केवल गेम किया था। ठीक है, मतलब जो इसमें जाएगा वही इसमें भी जाएगा, करंट तो सेम रहेगा, तो अनुपात क्या होगा? एक संबंधी एक होगा। कभी कभी वो केवल खेलता है और फार्मूले में अब चले जाएंगे, दुनियादारी सोचने लगेंगे आप कैसे करें। कुछ नहीं, केवल गेम किया था, देखते ही उत्तर मार दो। ठीक है, और IRT में आया हुआ, सोचो कहाँ कहाँ ये लोग पूछते हैं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला देख लो, 99। ठीक, एक चालक में 4 एम्पीयर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है। चालक में से होकर आवेश प्रवाहित होगा। धारा कितना है? I बराबर 4 एम्पीयर, और कितना समय तक? T बराबर 20 मिनट तक। गेम फंसेगा यहीं, जानते हो। Q बराबर आप IT पढ़े हो, Q बराबर IT। I का मान 4 एम्पीयर और T का मान 20 रखे, 20 चौका 80, 80 पहला है, गलत हो जाएगा, सीधा गलत हो जाएगा जल्दबाजी में। टाइम सेकंड में नहीं है, SI में तो बदलोगे। ये 20 मिनट को पहले तो बदल लो, 20 गुणे 60 सेकंड हो जाएगा। अब सही है, अब गलत नहीं होगा। I का मान 4 एम्पीयर और इसका मान 20 गुणे 60 सेकंड, 20 गुणे 60। अब कर लो, 6 दूनी 12 चौक 48, 4800 कूलाम। सीधी सी बात। ये देखो भाई साहब, यहाँ खेल कितना बढ़िया रहा था, पहले 80 दे दिया था ताकि आप यहाँ गलती कर लो। 4800 कूलाम। ठीक, तो परीक्षा हाल में थोड़ा दिमाग अस्थिर करके बैठिएगा। ये जल्दबाजी में गलत होता है, क्वेश्चन सरल आता है लेकिन जल्दबाजी में गलत होता है। अब 100 नंबर क्वेश्चन क्या किया है? 100 नंबर भी यही देख लेते हैं। 100 नंबर कुछ नहीं कर रहा है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपको हम समझाए थे, अगर याद हो। नहीं याद होगा जाके देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से बताए हैं। आप भूलेंगे ज़िंदगी में नहीं अगर एक बार देख लिए। ठीक है, इसे आई लेंस कहते हैं, इसे ओ लेंस कहते हैं। अब दृश्यक लेंस इसे कहते हैं, नेत्रिका इसे कहते हैं, क्योंकि ये आँख की ओर होता है। ये आँख की ओर होता है इसलिए आई लेंस, ये वस्तु की ओर होता है इसलिए अदृश्यक लेंस। दृश्य माने वस्तु। अब इसका जो रेखीय आवर्धन होता है वो यमो हम बताते हैं, इसका आवर्धन क्षमता यमो कहते हैं। और ये सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करता है, इसका यमी कहते हैं। नेत्रिका की आवर्धन क्षमता और अदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता। तो जो यम होता है, यम मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, वो यमो गुणे यमई के बराबर होता है। ठीक है, ये सदैव होता है। ठीक है, अब चाहे वो अनंत पर बने प्रतिबिंब, चाहे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बने, यही केस होगा, ये सदैव होगा। तो यहाँ वो यमो यमई नहीं दे रहा है, कह रहा है कि अदृश्यक लेंस की जो आवर्धन क्षमता यमोन है और यम2 है। तो सीधी सी बात है, इसे यमोन देकर यमोन, क्योंकि पहले पढ़ रहा है यमोन, इसे यम2 दे दिया। ये 2-3 बार आया है परीक्षा में, सोच लो क्या पूछना चाहता है वो आपसे। कुछ नहीं, केवल देखना चाहता है कि आप जानते हो कि नहीं, बस वही ओ के स्थान पे वही तो है। ये देखो यमोन यम2, सीधी सी बात है। ठीक है, आया है इसलिए मैं इसे कर दिया। इस तरह से 100 क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक में आ सकते हैं, ऐसा आया हुए हैं, हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। और
आशा करता हूँ आपको सीरीज़ अच्छी लगी होगी और 100 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से देखा है तो फिजिक्स के हर पहलू को हमने यहाँ छुआ है। ठीक है, तो आज अगर आपने पूरा देख लिया धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, प्रमोट हो जाएगा चैनल, तो हमें भी खुशी होगी। और हम अब आएंगे लेकर मापन की सीरीज़। ठीक है, मापन शुरू करेंगे क्योंकि हमने ये वादा किया था, 100 पूरा कर दिया PYQ, अब मापन में चलेंगे। ठीक, अब मापन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसे देख लो, पढ़ लो और जाकर प्लेलिस्ट में पूरा लाइट, हीट और जो 100 क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट रिवाइज कर लो। ठीक, धन्यवाद।